नमस्कार साथियों, एक बार फिर से इंग्लिश विद नीतीश सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक देखा, हम 4 बेसिक्स फंडामेंटल्स के लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, मैं आपसे आज भी वही बात कहूंगा जो मैं हर बार आपसे कहता हुआ आया हूं। अगर आपको इंग्लिश पे एक बेहतरीन कमांड करनी है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बच्चे रटने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से भी वो नहीं होगा जो आज के टाइम की डिमांड है। बच्चों, अगर आप प्री का एग्जाम देने जाते हो, अगर आप 130, 140 या 150 तक नंबर लेके आ रहे हो, आप सीजीएल की बात कर रहे हैं हम बच्चों, तो भी हमारा भविष्य सुनिश्चित नहीं है। हमें कम से कम 160, 170 और 180 तक पहुंचना होगा प्री में। आप समझ रहे हैं बच्चे? उसके बाद जब हमारी प्री की तैयारी इस जोरदार होती है तो हमारे लिए मेंस का एक अदर ही कॉन्फिडेंस होता है। यही बात हम अगर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में एमपीएसआई के लेवल की करते हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे सिर्फ एमपीएसआई के एग्जाम को टारगेट करते हैं और वो जब सिलेबस पढ़ते हैं सीजीएल का प्री लेवल का, तब जाकर वो कहीं ना कहीं एमपीएसआई के क्वेश्चन पर पहुंच पाते हैं। बच्चों, पेपर से क्वेश्चंस कभी डिसाइड नहीं होते। बोर्ड हमेशा अपने क्वेश्चंस को फ्लक्चुएट करता रहता है। आप एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन को, आप पेपर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, 5 या 6 सवाल वो कुछ ऐसे डालता है जो सच में लॉजिकल और कंसेप्चुअल होते हैं। लेकिन हमें वही लगता है कि नहीं, पेपर आसान है, स्टेट लेवल का है, एमपी का है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बार अगर एमपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो सिर्फ इंग्लिश ही वो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 90% बच्चे मैथ्स रीजनिंग का जो कॉम्बिनेशन आता है, जीएस साइंस का जो कॉम्बिनेशन आता है और हिंदी, यह अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन वो कहाँ रह जाते हैं? वो हर बार डिफीट खा जाते हैं इंग्लिश से। आप समझ रहे हैं बात को? देखो बच्चों, मैं आपसे आज भी यही कहूंगा और हर बार मैं यही कहता हूंगा कि बेसिक्स अपना मजबूत कीजिए और इतना मजबूत कर लीजिए कि भले ही वो छोटा सवाल दे या कोई मजबूत सवाल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आपने अगर अभी तक 4 बेसिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो 4 क्लासेस कंप्लीट कीजिए, तब जाके आपके लिए जो आज की 5वीं बेसिक्स की क्लास है वो क्लियर होगी। ठीक है बच्चे? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास। वो बेसिक्स की 5 क्लास होगी, तो इसको हमने नाम दिया बेसिक्स 5। आज की जो क्लास है वो बेसिक्स 5 है। इसका मतलब 4 क्लास हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं बच्चे अच्छे से। आपको पता ही होगा 4 क्लासेस में क्या हुआ, लेकिन हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां होती है। जैसे टीचर क्लास में या स्टैंडर्ड जो बुक्स है, मैंने कहा स्टैंडर्ड बुक्स है ना, किसी टीचर के द्वारा लिखी हुई बुक्स नहीं, एक ऑथेंटिक पब्लिकेशंस के द्वारा जो बुक्स होती हैं, एक जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं, उनमें आपने कई बार टर्म सुने होंगे, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस। अब आप अगर फ्रेज के टाइप पे आओगे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब इनके सबके नाम भी अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। उसी तरीके से क्लॉजेस के टाइप भी आ जाते हैं। फिर क्लॉजेस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सारे नाम भी आ जाते हैं। तो फिर अब बच्चे का दिमाग हो जाता है खराब और कहता है ये पता नहीं क्या है और कैसी बात है। तो बच्चों, बेसिक्स क्लास 5 में हम इन्हीं छोटे छोटे टर्म को समझते जाएंगे। जैसे हमने बेसिक्स क्लास 1 से लेके 4 में समझा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है। ये सारी छोटे छोटे टर्म्स को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आज हम जो छोटे छोटे टर्म्स लेकिन यूजफुल टर्म्स, इनके बिना आप इंग्लिश में स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते और इवन आप उसमें क्लैरिटी भी नहीं ला सकते हो। ठीक है बच्चे? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत छोटी सी बात है। देखो, सबसे पहले हम लेंगे फ्रेज,
ठीक है। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे क्लॉज, उसके बाद बढ़ेंगे सेंटेंस। 3 बेसिक्स की बातें हम लेके चलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैं आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करें। चलो ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपने सुना होगा कि इंग्लिश की शुरुआत कहां से हुई, तो इंग्लिश की शुरुआत जहां हमने साउंड की बात की थी, फिर हमने उन्हीं को क्या कह दिया था? अल्फाबेट, है ना? अल्फाबेट कह दिया था हमने, जिनको हमने A to Z की कैटेगरी में रखा था। उस अल्फाबेट के बाद हम आए थे वर्ड पर, है ना? वर्ड पर, वर्ड से ही क्या तैयार होता है? हमारा फ्रेज तैयार होता है। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि वर्ड से ही फ्रेज तैयार होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, फ्रेज क्या होता है बच्चे? तो अगर आपने हिंदी में, अगर मैं इसको कहूं तो हम हिंदी में इसको कहते हैं, एक्चुअली में इसको कहते हैं वाक्यांश, है ना? अब एक्चुअली में वाक्यांश लिखते कैसे हैं? शायद आधा का आना चाहिए, या पे शायद ये सही लिखा है, वाक्यांश। देखो हिंदी में हम इसको, फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? वाक्यांश कहते हैं। और वाक्यांश का मतलब क्या हो गया? वाक्य का अंश। वाक्य मतलब सेंटेंस और अंश मतलब पार्ट। बात समझ में आया? अगर आप वाक्यांश को फर्दर डिस्क्राइब करोगे आगे, तो वाक्यांश क्या हो गया हमारा? वाक्य प्लस उसका अंश, शायद यही होगा। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा और कोई पर्पस नहीं है। ये हिंदी ग्रामर में मेरे नंबर कभी अच्छे नहीं आए, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये सिर्फ मेरा पर्पस है, आप अच्छे से समझ जाए। वाक्य का अंश, और वाक्य यानी क्या हो गया? वाक्य यानी हो गया सेंटेंस। वाक्य मतलब हो गया आपका सेंटेंस, और अंश मतलब हो गया पार्ट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज होता है सेंटेंस का ही एक पार्ट। एक सेंटेंस के ही इस पार्ट को फ्रेज कहते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है? तो आप अब जानते हैं, एक ऐसा वाक्य जो कंप्लीट होता है और उसका कोई अर्थ भी निकलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं, है ना? अब एक एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि दे आर वॉकिंग इन द पार्क। बच्चों बहुत आराम से और नोट करते हुए आराम से पढ़ते चलना, ठीक है? दे आर वॉकिंग इन द पार्क। दे आर वॉकिंग इन द पार्क। दे आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी वर्ब हो गई, आर वॉकिंग वर्ब हो गई। इस वर्ब में आपने इसको कहा हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी हो गई मेन वर्ब। अब बच्चे जो इन द पार्क है ना, वो क्या है? ये जो इन द पार्क है ना, वो क्या है? तो बच्चे जो इन द पार्क है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। अगर मैं इतने से सेंटेंस को हटा दूं तो बचेगा इन द पार्क। सॉरी, ये क्या लिखा है? पार्क। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन द पार्क का मतलब है? हाँ, इन द पार्क का मतलब अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे तो निकलेगा पार्क में। लेकिन इस पार्क में कौन पार्क में? मैं पार्क में, आप पार्क में, या कौन है पार्क में? क्या इसका कोई पूरा सेंस निकल रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, पूरा सेंस तो नहीं निकल रहा, लेकिन कुछ सेंस है, कुछ तो अर्थ है, लेकिन पूरा सेंस नहीं है। तो अब हम समझ गए कि सेंटेंस का यानी वाक्य का वो हिस्सा जिसका अपने आप में पूरा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो एक शब्दों का समूह जरूर है। वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का तो समूह है, लेकिन क्या इस इन द पार्क का पूरा सेंस निकल पा रहा है क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। क्या लिखा हमने? कंप्लीट
सेंस। मतलब अब अगर आप इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, हाँ है शब्दों का समूह, लेकिन क्या इसका कंप्लीट सेंस है? तो नहीं है। तो अब हम समझ गए फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज सेंटेंस का वो भाग होता है जो एक शब्द से नहीं, शब्दों के समूह से मिलकर बना होता है और जिसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। क्या बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल्स और देखते हैं हम। एक एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे हमने कहा दे climbed up the tree. They climbed up the tree. अब मैं अगर इतनी बात सेंटेंस में इतने हिस्से की बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है? अप द ट्री। वो कहां चढ़ गए? वो चढ़ गए आपके पेड़ पर। तो कहां चढ़ गए? वो पेड़ पर चढ़ गए। तो जो अप द ट्री है, तो अप द ट्री का मतलब तो ये हो गया कि वो पेड़ पर है, लेकिन पेड़ पर क्या किया? तो ये जो हो गया ना, देखो 1 2 3 शब्द हैं इसमें। कितने शब्द हैं? शब्द तो 3 है, लेकिन क्या इस अगर हम इसने कुछ छुपा दें तो अप द ट्री का कोई पूरा मीन्स निकल रहा है क्या? तो आप कहोगे सर अप द ट्री का कोई पूरा मीन्स तो नहीं निकल रहा है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या? फ्रेज। क्या नाम दे दिया? फ्रेज। तो अब आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको अच्छे से डेफिनेशन करके इसको बता देता हूं, आपको समझा देता हूं कि आखिर फ्रेजेस क्या होते हैं। तो मैं आपको फ्रेजेस के लिए 3 पॉइंट लिखता हूं। सबसे पहली बात यहां से हमने देखा क्या वो एक शब्द का हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे? मोर देन वन वर्ड, है ना। तो फ्रेजेस का मतलब क्या हो गया? उसमें एक से ज्यादा शब्द होंगे। मोर देन वन वर्ड का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा शब्दों से बना हो। एक से ज्यादा शब्द। इसी को हम इंग्लिश की लैंग्वेज में और अच्छे से लिख के क्या कह सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी शब्दों का समूह होगा। पहली बात तो क्या हो गई? वो शब्दों का समूह होगा। दूसरी बात क्या कह सकते हैं? क्या फ्रेज में कभी सब्जेक्ट वर्ब जैसी कोई बात होती है? तो आप कहोगे नहीं, इसमें कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब की कोई बात नहीं होती है। इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट की बात होती है, ना कोई वर्ब की बात होती है। क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस होता है? क्या इसका कोई पूर्ण अर्थ होता है? क्या कंप्लीट सेंस? तो आप कहोगे नहीं, इसका पूर्ण अर्थ यानी नहीं होता। पूर्ण अर्थ होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे? फ्रेज कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेज क्या होता है। मैं एक बार और रिवाइज कराता हूं। फ्रेज का मतलब हो गया सब जो आपका सेंटेंस होता है उसमें वो हिस्सा जिसका अपने आप में तो अर्थ है, लेकिन एक पूरा अर्थ उसका कोई नहीं होता है। एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लिखते हैं हम छोटा सा। चलिए देखिए, हमने कहा they were enjoying themselves in the party। देखो कितना छोटा सा एग्जांपल लिखा है, they were enjoying themselves in the party। अब आपको ये पता चल गया they were enjoying themselves in the party। तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, इन द पार्टी की, किसकी बात करेंगे हम? केवल इन द पार्टी की। तो आप समझ गए। अगर मैंने देखो सेंटेंस यहां तक पढ़ा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप दे वर इंजॉइंग इन द पार्टी, दे वर इंजॉइंग देमसेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या कर रहे थे? वो बढ़िया से इंजॉय कर रहे थे। और जो इन द पार्टी हो गया, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? फ्रेज दे दिया। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब है? आप कहोगे नहीं है। मैंने कहा पार्टी में, क्या इसका कोई पूरा अर्थ है? नहीं है। क्या ये एक से ज्यादा शब्द है?
तो आप कहोगे कि हाँ ये एक से ज्यादा शब्द होते हैं, तो उसी को हमने क्या नाम दिया, फ्रेज। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। बात समझ में आई। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक फ्रेज, प्रपोजिशन फ्रेज, एक्चुअली में ये फ्रेज है, फिर हम फ्रेज की कैटेगरी पढ़ेंगे ना, अंदर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये एक प्रपोजिशन फ्रेज लिखी है। प्रपोजिशन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो हम आज फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमने अभी फ्रेजेस के बारे में ये क्या देखा कि ये एक से ज्यादा शब्द होते हैं, इनमें सब्जेक्ट वर्ब ऐसा कोई बात नहीं होती है, और इनका कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, फ्रेज को और बढ़ा दें आगे, या पहले क्लॉज और सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, फ्रेज को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इतना हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है आप क्लास वाली फीलिंग के साथ पढ़ रहे होगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं क्लास वाली फीलिंग कोशिश कर पाऊं, है ना। तो फ्रेज क्या हो गया हम समझ गए। अब हम थोड़े से जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज के बारे में। नीचे से लिख देते हैं। फ्रेज कंप्लीट हो गया, आप कहोगे हाँ हो गया। अब सेकंड हेडिंग पर काम करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेज। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, आखिर फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे, तो सबसे बेसिक टाइप है नाउन फ्रेज। फिर आपने कहा अच्छा और कौन सा, तो हमने कहा भैया एडजेक्टिव फ्रेज। फिर तीसरा टर्म क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज। चौथा टर्म क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज, PREPOSITIONAL, प्रपोजिशनल फ्रेज। और कोई रह तो नहीं क्या, एक और रह गया वर्ब फ्रेज। बच्चों ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। पानी पिला दो जरा थोड़ा सा। देखो फ्रेज क्या हो गए, तो ये हो गए हमारे शब्दों का समूह जिसका अपने आप में कोई अर्थ पूरा नहीं होता है ना, ठीक है। अब ये कितने टाइप के हो गए, नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, और आपका हो गया ये वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन फ्रेजेस की बात करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। देखिए नाउन फ्रेज क्या हो गया, तो आपने कह दिया कि ऐसा फ्रेज जो नाउन की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे, ऐसा फ्रेज जो नाउन की तरह काम करे। नाउन मतलब किसी का नाम है ना, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज क्या काम कर सकता है, सब्जेक्ट बनेगा, आपने कहा बनेगा। फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आपने कहा बनेगा। क्योंकि नाउन के काम क्या होते हैं, नाउन के काम होते हैं सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। तो फिर नाउन फ्रेज का भी काम क्या होगा, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। हम देखेंगे एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। फिर हमने क्या जाना, आखिर एक एडजेक्टिव का काम क्या होता है, तो आपने कहा कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना काम होता है एडजेक्टिव का। अच्छा सर हमें समझ में नहीं आया, तो हमें देखो ये मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है। पेन को हमने क्या कह दिया, नाउन कह दिया। कैसा पेन है, तो देखो ये ब्लैक चल रहा है, तो हमने क्या कह दिया, ये ब्लैक पेन है। तो ब्लैक क्या होगा, इसकी विशेषता। यानी वो शब्द जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बता दे, हम उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुछ ना कुछ एडजेक्टिव फ्रेज का भी यही काम होगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज का क्या काम होगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम होगा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना, या किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। वही मतलब हो गया, क्वालिफाई करने का मतलब क्या हो गया
किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद लिखा हुआ है एडवर्ब फ्रेज। अब थोड़ा सा आप जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, किसी प्रीपोजिशन की और खुद एडवर्ब की, इतने सारे शब्दों को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, उस शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी वो शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए, प्रीपोजिशन की और खुद एडवर्ब की, उनके लिए हमने उसको, उस शब्द को क्या कहा, एडवर्ब कहा। अच्छा, जैसे हमने कहा वॉक स्लोली, तो वॉक क्या हो गई हमारी, तो आपने कहा वॉक का मतलब होता है टहलना, तो वॉक हो गई हमारी वर्ब। तो और वॉक कैसे करना है, स्लोली करनी है, तो ये शब्द क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। ठीक है, अब हमने कहा गेट आउट, गेट आउट, तो आपने क्या कहा, गेट क्या होती है, वर्ब, तो यहां जो आपका आउट है, आउट है क्या बन गया, एडवर्ब। ठीक है, फिर आपने क्या कह दिया, फिर आपने कह दिया जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो हमने कह दिया, या कोई बॉय की बात कर लेते हैं, वेरी हैंडसम, आपकी तरह वेरी हैंडसम बॉय, है ना, अ वेरी हैंडसम बॉय। तो बॉय कौन हो गया, नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएंगे, और एडजेक्टिव की भी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो वेरी क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब। तो वो शब्द जो नाउन की, एडजेक्टिव की, जो शब्द जो एडजेक्टिव की, वर्ब की, प्रपोजिशन की और खुद एडवर्ब की विशेषता बता दे, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज का भी वही काम होगा, एडवर्ब फ्रेज का भी वही काम होगा जो कि एक एडवर्ब का है। तो एडवर्ब फ्रेज का भी वही काम होता है जो कि किसका है, एक एडवर्ब का है। किसका है, एडवर्ब का है। ठीक है, तो हम यहां क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और वो जो भी हमने वहां लिखे थे वो। अब प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, तो आप जानते हैं, प्रपोजिशन नाम से क्लियर है, प्रपोजिशन। तो एक प्रपोजिशन की हेल्प से जब हम फ्रेज तैयार कर देते हैं, जैसे हमने क्या क्या कहा आपसे, जैसे हमने कहा आपसे, अभी हमने लिखा था अप द हिल, तो अब क्या हो गया, अब प्रीपोजिशन हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या बन गई, एक फ्रेज बन गई। इस फ्रेज को हमने क्या नाम दिया, प्रीपोजिशन फ्रेज दिया। अच्छा, हमने इसको नाम प्रीपोजिशन फ्रेज क्यों दिया, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन की हेल्प से मिलकर बनाया गया है। जैसे हमने लिखा अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, तो आपने क्या कहा, अंडर क्या होती है, एक प्रपोजिशन होती है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया प्रपोजिशन फ्रेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और एक वर्ब फ्रेज क्या हो गई, ये किसकी हेल्प से बनेगी, हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। वर्ब फ्रेज क्या हो गई, तो वर्ब फ्रेज होती है हमारी जो वर्ब के कॉम्बिनेशन से बन जाए, वर्ब के मिलाने से बने, मिलने से बने, जो वर्ब के मिलने से बने, उस वो फ्रेज कौन सी होती है, वर्ब फ्रेज होती है। देखो बच्चों, मैं आपसे कहूंगा ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है ना। तो हमें इस सेंटेंस में देखते ही पकड़ में आनी चाहिए। अब हम चलते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस पर, और हम बढ़िया से 4-5 क्वेश्चंस लिखते हैं, उनमें पता करने की कोशिश करेंगे कि कहां पे नाउन फ्रेज है, कहां पे एडजेक्टिव फ्रेज है, कहां पर कौन सा फ्रेज है। ठीक है, चले आगे। तो आपने कहा कि चलो, हम सेंटेंस लिखते जाएंगे और आप पता करते जाना कि वो कौन सी फ्रेज है। देखो बच्चे, बेसिक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है,
हमने लिखा सबसे पहला आई लाइक माय ब्यूटीफुल, आई लाइक माय ब्यूटीफुल एंड ओल्ड बाइक। I like my beautiful and old bike। दूसरा देखते हैं, the boy near the gate shouted loudly। ये दूसरा हो गया बच्चे। तीसरा देखो, आप भी जल्दी से नोट करते जाएं। द किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क प्लेसेस। एक और देखते हैं 4th नंबर का, ही विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी। अगला देखते हैं एक और, दे ही बिहेव्ड वेरी well, he behaved very well। देखिए हमने 4-5 सेंटेंस लिखे आपके लिए। आप इन 4-5 सेंटेंसेस में देखो, मैं आपको बता देता हूं, इसमें ये है, इसमें आपका ये है, इसमें आपका ये है, इसमें आपका ये है और इसमें आपका ये है। पता करने की कोशिश करें इन 5 सेंटेंस में कौन कौन से फ्रेजेस हैं, और इन फ्रेजेस के बच्चों जो सीटेट के एग्जाम्स होते हैं, है ना, जितनी भी आपके टीचिंग एबिलिटी के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें हम इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से देख लेते हैं। कोशिश करें आप भी पता करने की। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने पता कर लिया होगा। चलो देखते हैं। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लाइक क्या हो गई? वर्ब हो गई। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। मैं किसको पसंद करता हूं? तो माई ब्यूटीफुल एंड ओल्ड बाइक। आप जानते हैं कि बाइक क्या है? नाउन है। आप जानते हैं बाइक क्या है? एक नाउन है। और जी ये एक शब्द है क्या? माई ब्यूटीफुल एंड ओल्ड बाइक। ये पूरा एक शब्द हो गया। तो अगर ये एक शब्द हो गया तो हम समझ गए बाइक क्या होती है? नाउन होती है। तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रेज लिखी हुई है? तो इस फ्रेज का नाम हो गया, इस फ्रेज का नाम हो गया नाउन फ्रेज। एक बार फिर से समझो। आई लाइक माई ब्यूटीफुल एंड ओल्ड बाइक। माई ब्यूटीफुल एंड ओल्ड लाइक पूरा एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि शब्दों का समूह है, 5 शब्दों से मिलकर बना है। और आप केवल अगर अकेला इतना पढ़ेंगे माई ब्यूटीफुल एंड ओल्ड बाइक, तो क्या आपको लगता है इसका कोई पूरा अर्थ है? नहीं, एक अधूरा अर्थ है इसका। बाइक क्या होती है? नाउन होती है। इसका मतलब ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज। और हमने आपको बताया था नाउन फ्रेज सब्जेक्ट भी बनता है और नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्योंकि नाउन एक सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे नाउन फ्रेज किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है या ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? सोच के बताइए। तो आप देखोगे आई क्या है? सब्जेक्ट। लव लाइक क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट का नहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर रहा? दूसरा सवाल देखेंगे। द बॉय नियर द गेट साउटेड लाउडली। अब आपको पता चल गया साउट मतलब क्या होता है? चिल्लाना जोर से।
ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले कौन लिखे जाते हैं? आप जानते हैं कि वर्ब से पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। बॉय क्या है? नाउन है। तो ये किस तरह का फ्रेज हो गया? ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज यहाँ क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। देखो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है क्या बना था? सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो नाउन फ्रेज था वो क्या बना था? ऑब्जेक्ट। क्यों? ये देखिए, ये लाइक का ऑब्जेक्ट है और किसने चिल्लाया? इस बॉय ने चिल्लाया है। तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट बना है। ये नाउन फ्रेज वो किस ऑब्जेक्ट बना है? किसका? लाइक का। ये साउटेड का क्या बना है? साउटेड का सब्जेक्ट बना है। तीसरा देखें, द किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क प्लेसेस। जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? अफ्रेड ऑफ डार्क प्लेसेस, यानी अंधेरी जगह से डर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किड्स मतलब छोटे बच्चे। जो बच्चे होते हैं वो क्या क्या करते हैं? वो बच्चे होते हैं वो अंधेरी जगह से डर जाते हैं। जैसे घर में लाइट चली जाती है तो चिल्लाते हैं ना, तो वही लिखा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो देखो, आर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो आप कहोगे, बेसिक लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, तो आप कहोगे सर एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है तो क्या होगी? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो पक्का यहाँ क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते थे? अफ्रेड क्या होता है? अफ्रेड एडजेक्टिव होता है, डरना। अफ्रेड क्या होता है? और डरते कौन है? लड़के। तो इसका मतलब ये जो फ्रेज है ना, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि अफ्रेड कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर जाना। अफ्रेड का मतलब क्या होता है बच्चे? डर जाना। समझ गए बात को? अगला देखें, दे विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी। दे विल बी वर्किंग। अब आप समझ गए, दे क्या है? सब्जेक्ट। तो विल बी वर्किंग, विल बी वर्किंग, ये क्या है? ये क्या है? ये वर्ब है। क्या ये एक वर्ब है क्या? तो आप कहोगे नहीं, ये तो एक वर्ब नहीं है, ये आपकी, आप इसको मॉडल वर्ब कह सकते हो। ये बी की बेस फॉर्म हो गई क्योंकि मॉडल को V1 चाहिए, और ये वर्किंग हो गई आपकी मेन वर्ब। तो ये एक वर्ब है क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो ये पूरी क्या है? वर्ब फ्रेज। क्या है? इस पूरी को हमने क्या कह दिया? वर्ब फ्रेज। क्योंकि ये देखो, विल बी वर्किंग क्या है? पूरा वर्ब है। अब देखो, आप अगर केवल कह देते कुकिंग, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्ब। अगर आपने कह दिया हैव बीन कुकिंग, तो क्या ये एक वर्ब है क्या? देखो ये तीनों ही क्या है? वर्ब है। तो अब हम इसी को नाम देंगे वर्ब फ्रेज का। आई होप आप समझ पा रहे होगे, वो वर्ब है और ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है। अगला देखो, ही बिहेव्ड वेरी वेल। अब यहाँ वेरी वेल क्या है? तो आपने कहा भाई ही क्या है? सब्जेक्ट। बिहेव्ड क्या है? वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उन्होंने कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो वर्ब के लिए लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब ये कैसी फ्रेज हो गई? एडवर्बियल फ्रेज हो गई। वर्ब के लिए कौन लगता है? तो वर्ब के लिए लगता है एडवर्ब। तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रेज हो गई? ये कौन सी फ्रेज हो गई? तो ये फ्रेज हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। आपने यहां देखा, ये नाउन फ्रेज है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये भी नाउन फ्रेज है। बॉय नाउन है ना, बॉय कौन है? नाउन है। तो नाउन फ्रेज है, लेकिन इस वर्ब का क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। अफ्रेड एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। विल बी वर्किंग, ये तीनों वर्ब है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गई। और बिहेव क्या होती है? वर्ब। और बिहेव कैसा करते हैं? वेरी वेल। वर्ब के लिए लगने वाले क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो ये क्या हो गई आपकी? तो ये हो गई आपकी एडवर्ब फ्रेज। एक फ्रेज रह गई जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, उस फ्रेज का नाम है प्रपोजिशनल फ्रेज। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे इसको पढ़ते हैं। चलिए आप आराम से नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चे। अब हम देखेंगे हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज को, है ना? क्या देखेंगे? प्रपोजिशनल फ्रेज। साफ करें? ठीक। आप आराम से वीडियो को पॉज किया करें और पॉज करने के बाद बढ़िया से उसको नोट कर लिया करें। बच्चों ये फंडामेंटल ही है जो आपके काम में आएंगे।
वर्ब फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होती है। अब हम बात करेंगे अपनी प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में। प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में देखो, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज का मतलब हो गया बच्चे कि फ्रेज मतलब शब्दों का समूह। तो ऐसे शब्दों का समूह जो प्रपोजिशन की हेल्प से बने हो। अब प्रपोजिशन क्या होते हैं, तो प्रपोजिशन होते हैं जैसे कि इन, इनटू, अप, डाउन, एट, ऑन, अपॉन, अप, डाउन, बिलो, अबव, अंडर, थ्रो। ये बहुत सारे होते हैं, 50 के अप्रोक्स होते हैं, 50 है ना। और अगर प्रपोजिशन फ्रेज को ऐड कर दोगे तो 100 के लगभग हो जाती है, इंपॉर्टेंट वाली हो जाती है। तो ये होती है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन की हेल्प से जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन फ्रेज। ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन और प्रपोजिशन के साथ क्या लिखा जाता है, प्रपोजिशन के साथ क्या लिखा जाता है, जो हम नाउन को रखेंगे वो नाउन क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन का क्या, ऑब्जेक्ट। और जो भी प्रपोजिशन, यही क्या कहलाएगी आपकी प्रपोजिशन फ्रेज। एक प्रपोजिशन और नाउन से मिलके बना हुआ क्या कहलाएगा आपका, ये क्या क्या कहलाएगा आपका, तो वो कहलाएगा प्रपोजिशन फ्रेज। ऐसा फ्रेज जो प्रपोजिशन और नाउन की मदद से मिलके बने, उस फ्रेज को हम कहते हैं प्रपोजिशन फ्रेज। और एक प्रपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करती है या एडवर्ब की तरह काम करती है। अभी हम सेंटेंस में देख लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बच्चों भरोसा रखो मुझ पर, बहुत आसानी से एक बार में समझ में आएगा कि आखिर प्रपोजिशन फ्रेज का क्या इंपॉर्टेंस है। और प्रपोजिशन फ्रेज सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का काम करती है। एडजेक्टिव क्या होगा, सीधी सी बात यह है कि अगर वो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, तो हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। और अगर वो किसी वर्ब वगैरह के लिए लगा है तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। एक एग्जांपल देखते हैं, द केक, बच्चों आराम से समझना, विद डार्क चॉकलेट, द केक विद डार्क चॉकलेट इज माइन। द केक विद डार्क चॉकलेट इज माइन, यानी वो केक जो कैसा है, डार्क चॉकलेट का है, और वो है किसका है, तो वो मेरा है। वो केक जो डार्क चॉकलेट का है तो वो है किसका है, वो है बच्चे, वो मेरा केक है। तो आपने कहा अच्छा, तो अब ध्यान से समझ पाए, विद क्या है, विद है प्रीपोजिशन, और मेरा क्या है, केक मेरा है, और केक की क्वालिटी, और केक क्या है, विद डार्क चॉकलेट। तो आपने कहा ये है भैया विद प्रपोजिशन, और ये उसका नाउन हो गया डार्क चॉकलेट। तो आपने क्या क्या कह दिया, यही है प्रीपोजिशन की फ्रेज। पकड़ में आई, यही है आपकी प्रीपोजिशन की, क्या है, प्रीपोजिशन की फ्रेज। कैसे पता चला, क्योंकि विद प्रपोजिशन है, उससे मिलके बना है। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रपोजिशन की फ्रेज दो ही काम करती है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है या वो एडवर्ब का काम करती है। जो प्रपोजिशन की फ्रेज होती है वो या तो एडजेक्टिव का काम करेगी या एडवर्ब। अब देखो बच्चों के किसका काम कर रही है, तो विद डार्क चॉकलेट। तो जो विद डार्क चॉकलेट है ना, ये टर्म किसके लिए लगाए, तो आप कहोगे साहब वो तो केक के लिए लगाए। केक ही तो है डार्क चॉकलेट का, तो केक क्या होता है, आपने कहा केक तो एक नाउन होता है। नाउन के लिए लगने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो आप कहोगे एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब वो नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया, विद डार्क चॉकलेट एक प्रपोजिशन की फ्रेज थी, और ये प्रपोजिशन की फ्रेज इस केक वाली नाउन के लिए लगी हुई है। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है, जो प्रपोजिशन की हेल्प से बनी है। बच्चों घबराओ नहीं, एक सेंटेंस और देखो,
एक सेंटेंस और देखते हैं। घबराना नहीं है, एक बार नहीं, 2 बार देखो, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, लेकिन आपको आना चाहिए। इसी को एक्चुअल बेसिक्स यही कहते हैं। हम क्या करते हैं, आर्टिकल पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नंबर नहीं आने बच्चे जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है। मैनी बुक्स ऑफ डिटेक्टिव many books of detective stories are found in the library. फाउंड इन द लाइब्रेरी। अब अगर ध्यान से देखो तो हमने आपके लिए 2 प्रपोजिशन की फ्रेज रखी है। एक रखा है ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, ये प्रपोजिशन ये उसका नाउन, ये प्रपोजिशन ये उसका नाउन, और एक रखा है हमने इन द लाइब्रेरी। ये भी प्रपोजिशन की हेल्प से मिलकर बनाया गया है, प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। ये भी प्रपोजिशन की हेल्प से मिलकर बनाया गया है, तो ये भी क्या हो गया आपका प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। प्रपोजिशन फ्रेज हो गया। अब हमने आपसे क्या कहा, प्रपोजिशन फ्रेज कितने तरह का काम करता है। तो प्रपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। एडवर्ब कब होगा, जब वो वर्ब के लिए लगा है। एडजेक्टिव कब होगा, जब वो नाउन प्रोनाउन के लिए लगा। आप कहोगे सर हम इनको क्यों पढ़ रहे हो। बच्चे जब आप आगे चल के क्लॉज पढ़ोगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, कोई सा भी, आप सबसे छोटा टॉपिक जो आप आर्टिकल समझते हैं ए अंदा, आप वो भी पढ़ेंगे ना, तब भी इनका यूज होना है। इनके बिना आप नहीं कर सकते। या फिर आपके पास दूसरा रास्ता है, 10,000 रूल निकाल लो किताब में से, छांट के और उनको रट लो, और जब भी नया क्वेश्चन आ जाए तो फिर कर्म फोड़ के रोना। बेसिक्स के थ्रू चलोगे, थोड़ा सा बेस मजबूत बना लोगे तो दौड़ने में आसानी हो जाएगी। और अगर शुरू से दौड़ना शुरू कर दिया फिर सांसें भरने लगेंगी और दम तोड़ दोगे। समझ रहे हो, यही कारण है कि बच्चे इंग्लिश पे कमांड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कमांड कर पाते, उन्होंने सीधा नाउन उठाया, नाउन रगड़ दिया। इन नाउन का सिंगुलर बनता है, इन नाउन का प्लूरल नहीं बनता, इसके आगे एन लगता है, इसके आगे दा नहीं लगता। उसने ये रट्टा मार डाला और अपने आप को तबाह कर लिया। और ज्ञानी भी है और अपने दोस्त को सवाल देगा, करके दिखा जी, करके दिखा, जबकि उसको पता है वो कुछ नहीं, अपने जीवन के साथ खेल रहा है। तो बच्चे आप बेसिक्स के थ्रू, पूरे बेसिक्स के जितने भी लेक्चर्स हों, जब तक हम आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे किस चीज की, अपने टॉपिक की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। चलो अब आपने देख लिया होगा, एक प्रपोजिशन उसका नाउन, एक प्रपोजिशन ये उसका नाउन, तो ये दोनों क्या हो गई, फ्रेजेस हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है, किताब की है। तो आपकी किताब क्या हो गई, नाउन। बुक्स क्या हो गई, नाउन हो गई। और आपने जानते हो नाउन के लिए लगता है तो वो क्या क्या बनेगा, अगर नाउन के लिए लग रहा है तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और इन द लाइब्रेरी, तो इन द लाइब्रेरी किसके लिए लिखा है, आर फाउंड के लिए। फाउंड क्या होती है, वर्ब। फाउंड मतलब मिलना या पाना, तो वर्ब के लिए लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो बच्चे ये जो लिखी है ना, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज और इन द लाइब्रेरी, तो मैं इन दोनों को लिख देता हूं यहां पर, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, ये भी प्रपोजिशन की फ्रेज है, और इन द लाइब्रेरी,
इन द लाइब्रेरी, ये भी क्या है, प्रीपोजिशन की फ्रेज है। आप जानते हैं ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज किसके लिए लगा था, बुक्स के लिए। ये किसके लिए लगा था, बुक्स के लिए, इसलिए ये कौन सी कहलाएगी, बुक्स क्या होती है आपकी, नाउन, तो ये कहलाएगी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज। इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी किसके लिए लगा था, फाउंड के लिए। फाउंड क्या है, वर्ब, इसलिए ये कहलाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। तो बच्चे ये है कहानी आपके प्रपोजिशन के फ्रेज की, ये है कहानी आपके प्रपोजिशन के फ्रेज की। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊं, प्रपोजिशन फ्रेज क्या होती है, तो ऐसी फ्रेज जो प्रपोजिशन और अपने ऑब्जेक्ट से मिलके बने उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन फ्रेज। प्रपोजिशन फ्रेज सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का काम करती है। अगर वो वर्ब के लिए यूज हो रहा है तो वो आपका एडवर्ब है, और अगर वो नाउन प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस की हेल्प से मैंने आपको बताया। एक सेंटेंस और दे देते हैं हम आपको, एक सेंटेंस और लिखिए, बहुत बेसिक सा सेंटेंस, वी क्लाइम्ड अप द ट्री। अब आप ध्यान से समझना, अब क्या हो गया आपका प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है, ये क्या हो गई आपकी प्रपोजिशन फ्रेज हो गई। और ये प्रपोजिशन फ्रेज किसके लिए लगी है, क्लाइम नाम की वर्ब के लिए। अगर ये क्लाइम नाम की वर्ब के लिए लगी है तो फिर ये प्रपोजिशन की फ्रेज बताइए जरा आप ध्यान से, एडजेक्टिव का काम कर रही है या एडवर्ब का काम कर रही है। आप कहोगे सर वर्ब के लिए लगा है तो वो एडजेक्टिव के लिए काम करेगा नहीं, तो वो किसके लिए काम कर रही है, एडवर्ब के लिए। तो यहां पे जो अप द ट्री लिखा है, ये अप द ट्री एक एडवर्ब है जो कि क्लाइम्ड नाम की वर्ब के लिए यूज किया गया है। तो बच्चों ये था आपका पूरा फ्रेज। क्या होता है फ्रेज, तो फ्रेज एक सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्या कभी एक शब्द का फ्रेज हो सकता है क्या, नहीं, फ्रेज एक शब्द का नहीं होता, वो शब्दों का समूह होता है, वो नाउन प्रपोजिशन के हेल्प से मिलके बनता है। और फ्रेज नाउन फ्रेज भी होती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होती है, एडवर्ब फ्रेज भी होती है, प्रपोजिशन फ्रेज भी होती है और वर्ब फ्रेज भी होती है। अगर वो वर्ब से मिलके बन रही है तो वर्ब फ्रेज हो गई। अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वो नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम करेगी। नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एडजेक्टिव फ्रेज है तो वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज हुआ होगा। आप समझ रहे हैं ना। जैसे एक एग्जांपल और देखो, छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमने आपसे कहा द बॉय इन ब्लैक शर्ट, बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। द बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा फ्रेज है, तो आप कहोगे साहब इन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन की हेल्प से बनाए। तो ये क्या हो गया, एक प्रपोजिशन का फ्रेज हो गया। और आप कहोगे ये लगा किसके लिए, तो ये लगा है बॉय नाम की नाउन के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किसकी तरह काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ब्लैक शर्ट में कौन है, बॉय है। अब आप कहोगे सर इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ध्यान से समझना इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सेंटेंस होता बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर। अगर सेंटेंस होता ही है, आपको खुद पता नहीं चलेगा, आप बेसिक्स की हेल्प से कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ जाओगे। अगर आपके ऑप्शंस आ गए ए, एन, द और नो आर्टिकल, तो आप क्या भरना चाहोगे। तो आपको पता है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव फ्रेज यूज हो रही है तो वो एक निश्चित है,
किसी नाउन के लिए अगर एडजेक्टिव फ्रेज यूज हो रही है तो वो एक निश्चित नाउन है, तो डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन के लिए आर्टिकल क्या आ जाता है? द आ जाता है। अब बात समझ गए? तो देखो, हम पढ़ रहे थे फ्रेज और क्वेश्चन बना दिया हमने आर्टिकल का। तो यही होता है, आप बेसिक्स के थ्रू गुजरोगे तो कई सारे टॉपिक, जब हम टॉपिक को स्टडी करेंगे आप कहोगे सर मजा आ गया। मजा क्यों आ गया? मेहनत आपने की थी, क्योंकि आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा था। बेसिक्स की जितनी भी हम क्लास लेंगे, आज 5वीं क्लास है, हो सकता है 8 या 10 क्लास हो बेसिक्स की, तो बच्चे आप बेसिक्स कंप्लीट कर लोगे ना, तभी कुछ कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आई होप सो। अब आपको फ्रेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले को अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है? और आपको सेशन कैसे लग रहा है, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो आप तो बताइए। बच्चों, मैं आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल, देखो घर बार छोड़ के मैं वैसे भी आ गया हूं, एकमात्र उद्देश्य मेरा दम से पढ़ना और दम से पढ़ाना, और कोई उद्देश्य है ही नहीं मेरा। तो बच्चे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चे? अगले बेसिक्स की क्लास में मिलेंगे हम अगले क्लॉजेस के साथ, क्लॉजेस और हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आज फ्रेज डिस्कस कर लिया, फिर हम तो आपको जो छोटे छोटे टर्म्स है ना इंग्लिश में, पहले ये कवर हो जाएंगे और फिर हम अपने टॉपिक्स पर चलेंगे। जैसे हम अपने टॉपिक्स की स्टार्टिंग करेंगे तो एक बहुत अच्छी स्पीड के साथ बढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। और जैसे आजकल कई सारे टीचर्स यूज करते हैं जीरो टू हीरो, लगभग कुछ ऐसा ही होगा। अब हम उसकी जगह क्या कर देंगे? बॉटम टू टॉप। बिल्कुल लो लेवल के सवाल भी लेंगे, मीडियम लेवल के सवाल भी लेंगे और हाई लेवल के सवाल भी लेंगे। घबराना नहीं है। आप इंग्लिश से रिलेटेड वनडे एग्जामिनेशन में, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दें, सीजीएल प्री दें, सीजीएल मेंस दें, सीडीएस दें, अगर आप बेसिक्स के थ्रू एमपीएसआई दें, अगर आप बेसिक्स के थ्रू निकल रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।